बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ रामबन से मिल रही है, जहां एक सड़क हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यह हादसा किस वजह से हुआ, यह भी जांच का विषय है, इसमें जांच की जा रही है। लेकिन इसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये मौके से तस्वीरें हैं जहां पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। रामबन के चंद्रकोट में ये सड़क हादसा पेश आया है। गहरी खाई में ये पुलिस की गाड़ी गिरी है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो रामबन में हमारी रामबन पुलिस के लिए एक बहुत ही दुखद दिन साबित हुआ है। 2:30 बजे के करीब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि जो राजगढ़ चौकी की ऑफिशियल व्हीकल है, जिसका नंबर है JK 02B0728, वो चंद्रकोट डैम साइट के पास उसका एक्सीडेंट हुआ। इसमें मैंने और मेरी टीम ने स्पॉट पे विजिट किया तो थोड़े से फैक्ट्स और सामने आए, जिसके अंदर ये पाया गया कि ये गाड़ी अपने आप रोल डाउन नहीं की है। ये गाड़ी अनफॉर्चुनेटली हिट हुई है एक आर्मी व्हीकल से। आर्मी का QRT व्हीकल आ रहा था और उससे वो हिट हुई है। जब हम नीचे गाड़ी के पास पहुंचे तो उसके ऊपर जो एक स्क्रैचेस हैं आर्मी के साथ व्हीकल के साथ टकराने के, ग्रीन कलर स्क्रैचेस, वो भी हमने वहाँ पे देखे। और स्पॉट पे कुछ कांच के टुकड़े और जो हेडलाइट्स के टुकड़े थे वो भी मिले, जिससे तभी हमें थोड़ा सा शक हो गया था कि ये अपने आप रोल डाउन नहीं हुई है, कि कहीं ना कहीं ये हिट करी गई है, तभी वहाँ पे कांच के टुकड़े हैं। बाद में ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये QRT व्हीकल था आर्मी का, उससे ये हिट हुआ है। बट आर्मी के उन्हीं लड़कों ने फिर बाद में इनका रेस्क्यू करने में भी लोकल पुलिस की हेल्प की। फिर भी एज पर प्रोसीजर FIR जो है वो लॉन्च कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस। FIR नंबर है 298/2020। बिलाल बाली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। बिलाल, मौके से क्या अपडेट्स हैं और जो 2 पुलिसकर्मी हैं जिनकी हालत अभी नाजुक है, जो जख्मी हैं, उनको लेकर क्या अपडेट्स मिल पाया है? देखिए जैस्मिन, ये जो हादसा है, दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस का वाहन था, जिस तरीके से SSP रामबन मोहित शर्मा ने अपडेट दी कि ये गाड़ी रोल डाउन हुई, हिट हुई, उसके बाद नीचे गई। और एक जो SPO था वो मौके पर ही मौत का शिकार हो गया। दूसरा जो सिपाही था पुलिस का, एक कांस्टेबल था, वो ड्यूरिंग शिफ्टिंग जो है उसकी मौत वाकई हो जाती है। अभी जो 2, एक सिविलियन, एक टीचर है और दूसरा एक कांस्टेबल है, उनका इलाज जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज में जारी है। उनकी हालत भी संगीन बताई जा रही है। जो हमारे पास इनपुट सभी आ रहे हैं कि उनकी हालत संगीन है। लेकिन इस हादसे में अभी 2 लोगों की मौत वाकई होगी। दोनों पुलिस एहलकार है, एक कांस्टेबल है और एक पुलिस का जो SPO, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मौके पर ही मौत वाकई हो गई थी। रामबन में इस रूट पे जो हादसा जो है अक्सर होते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ी बेल्ट है हमारा जिला रामबन और अक्सर बेशतर जो है हादसा यहाँ होते रहते हैं। लेकिन ये पुलिस का वाहन था जो हादसे का शिकार हुआ है और उसके बाद एक SPO की मौके पर मौत वाकई हो गई। दूसरा शकील अहमद है, उनकी ड्यूरिंग शिफ्टिंग जो हॉस्पिटल GMC शिफ्ट किया जा रहा था। क्रिटिकल थे तीनों, ये जो बाकी जो 3 बंदे बचे थे क्रिटिकल थे, लेकिन शकील अहमद जो कांस्टेबल है उसकी डेथ ऑन वे हो जाती है। और अभी जो 2, एक टीचर है और दूसरा जो पुलिस का एहलकार है, वो इस वक्त ज़ेर इलाज है जम्मू मेडिकल कॉलेज में। पूरी पुलिस और प्रशासन और उनके घर वाले वहां पहुंचे हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो PMO में MOS है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो जिला रामबन के ऑफिसरान के साथ वो इन टच है और उन्हें किसी भी तरह की सहायता उन लोगों को चाहिए जो जख्मी है उनको दी जाएगी। और बाकी जो जिनकी डेथ हुई है उनके लवाहकीन को, उनके जो फैमिलीज को है, उनको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सब तरह सहायता करने के लिए तैयार है। जी जासमीन। बिल्कुल बिलाल, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये हादसे की तस्वीरें हैं जहां रामबन के चंद्रकोट इलाके में ये बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया है। पुलिस कर्मियों की इसमें मौत हुई है, 2 पुलिस कर्मियों की इसमें जान गई है, वहीं 2 लोग का इलाज अस्पताल में जारी है। रामबन के सिविल हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और ये हादसा बेहद दर्दनाक रहा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, गहरी
खाई में पुलिस की गाड़ी जा गिरी है और फिर 2 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं और 2 की जान चली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल दौरे पर आई सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी खबर आपको देते हैं, जहां प्रियंका और सोनिया गांधी सोलन के नागलोक मंदिर आज जा सकती हैं। दोनों वहां पूजा पाठ करेंगी। नागलोक मंदिर सोलन के साधुपुल के रामलोक मंदिर परिसर में बना हुआ है, जो दुनिया का इकलौता नागलोक मंदिर है। बेहद मान्यता इस मंदिर की है और माना जा रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज नागलोक मंदिर जा सकती हैं। सोलन के साधुपुल में नागलोक मंदिर स्थित है। रामलोक मंदिर परिसर में ये नागलोक मंदिर बना हुआ है। दावा ये किया जाता है कि ये विश्व में इकलौता नागलोक मंदिर है, जहां पर हर प्रजाति के नाग की मूर्ति है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये रामलोक मंदिर परिसर है, जिसके अंदर ही नागलोक मंदिर का निर्माण किया गया है। साधुपुल में यह नागलोक मंदिर स्थित है। सोलन के साधुपुल में, जो एक पर्यटक स्थल भी है, यहां पर यह नागलोक मंदिर स्थित है। वहीं दुनिया का पहला नागलोक मंदिर है और यहां पर आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जा सकती है। अपने निजी दौरे पर वो शिमला पहुंची है। रामलोक मंदिर परिसर में ही नागलोक मंदिर स्थित है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर माना यह जाता है कि हर प्रजाति के नाग की यहां पर मूर्ति है। मंदिर में हर प्रजाति के नाग की मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शेषनाग माता की मूर्ति विशेष तौर पर यहां पर स्थापित की गई है। बेहद खूबसूरत वादियों के बीच ये नागलोक मंदिर स्थित है। वहीं मंदिर की स्थापना के लिए सर्प महायज्ञ भी इस मंदिर में हुआ था। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बिल्कुल निजी दौरा है शिमला का, क्योंकि उनका घर भी छराबड़ा में है। ऐसे में ये भी अटकलें हैं कि वो इस नागलोक मंदिर जा सकती हैं दर्शन पूजा अर्चना करने के लिए। इसको लेकर क्या जानकारियां मिल पाई हैं? क्योंकि निजी दौरा है तो आधिकारिक सूचना कोई इस तरीके से इस पर जारी नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से कोई अपडेट? रणबीर जी देखिए, सूत्र तो यही बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम था उनका, जो निजी कार्यक्रम है उनका वहां मंदिर तक जाने का, वो ये था कि शायद 10:30-11 बजे के आसपास वो दोनों जो है मंदिर पहुंचेंगी। ये सोर्सेज बता रहे हैं। ये कितना पुष्ट होते हैं ये थोड़ी देर में, शायद 11 बजे तक स्थिति जो है स्पष्ट होगी। जैसे कि आपने फिर जिक्र किया, ये पूरी तरह से निजी दौरा है तो इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो मिलेगी नहीं। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि बड़ा नाम है, सियासत में कद ऊंचा है, और जो उनका जो सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है ये सूचना तो कि मूवमेंट कहाँ दी है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। और ये भी आप बता दें, जैसे पहले हम जानकारी दे रहे थे दर्शकों को कि यहाँ सोनिया गांधी को निमंत्रण अगस्त के महीने में दिया गया था। उसके बाद सोनिया गांधी अब ये जानकारी निकल कर आई है, जो जैसा कि जो मंदिर का संचालन करते हैं वो ये बताते हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से इसकी पुष्टि की गई थी कि उन्होंने हामी भरी थी कि जरूर वो इस मंदिर के दर्शनों के लिए आएंगी, क्योंकि उन्हें बुलाया गया। तो ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ ही होंगी, तो दोनों वहां पर जाएंगी और विशेष पूजा अर्चना करेंगी। जैसे कि आपने दर्शकों को जानकारी दी, ये भव्य मंदिर है और अपनी तरह का ये दुनिया का पहला नागलोक मंदिर होने का दावा जो मंदिर संचालन है वो कर रहा है। और अलग अलग दावे भी इसको लेकर किए जा रहे हैं जी। कोई ये कह रहा है कि शायद कलयुग में ये पहला मंदिर है, इससे पहले वो केवल जो है द्वापर युग में होता है। ये तो दूसरी बातें हैं। यहाँ पर अगर हम प्रियंका गांधी की भी बात करें, ये पूरी तरह से निजी दौरा उनका है। पिछले कल भी वो जो शिवपौड़ी गई थी, जो वहां पर एक प्रभावित परिवार थे, उनसे मिलने गए थे। आज वो कहाँ किस जगह पर जाएंगी, एक तो ये सूचना नागलोक मंदिर जाएंगी, कहीं और उनके जाने का अभी कार्यक्रम अभी जो सूत्र है वो बता नहीं रहे, लेकिन काफी अहम है, क्योंकि जो जुड़ाव लगातार गांधी परिवार यहाँ हिमाचल के साथ दर्शाता रहा है। इंदिरा गांधी का जिक्र जो अपने भाषणों में प्रियंका गांधी करती रहती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ उनका इस नागलोक मंदिर में जाना जो है अपने आप में एक बड़ी बात यूं भी माना नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले भी जो मंदिर का संचालन करते हैं स्वामी अमरदेव, उनके पास जो रामलोक मंदिर है वहां पर
काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, देश के कोने कोने से पहुंचते हैं, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है। सत्ता और सियासत की बात करें तो जाहिर सी बात है, सियासी लोग का जो है इस तरह जो आस्था का केंद्र होता है वहां पर जुड़ाव ज्यादा रहता है। और हिमाचल की राजनीति का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं बचा है जिनका जुड़ाव यहाँ से देखा नहीं गया। काफी बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पर सियासी धुरंधर यहाँ पर जाते रहे, न केवल सियासत के बल्कि जो नौकरशाही से जुड़े हुए हैं, जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अपनी अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर पहुंचते हैं। बिल्कुल रणबीर, अपनी अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर सब पहुंचते हैं। और अगर इस नागलोक मंदिर की खासतौर पर बात की जाए रणबीर, साधु पुल में ये स्थित है और साधु पुल एक पिकनिक स्पॉट भी है। बहुत से लोग जब सोलन और शिमला आते हैं तो जो बात ये जानते हैं वो साधु पुल का रुख जरूर करते हैं। सुंदर वादियों से घिरा हुआ साधु पुल है, वहां पर कलकल नदी बहती है और वहीं पर रामलोक मंदिर का निर्माण किया गया और उसी परिसर में ये नागलोक मंदिर भी है। और जिस तरीके से आपने भी जानकारियां दी कि बेहद महत्वपूर्ण ये मंदिर है और बहुत ज्यादा इसकी मान्यता भी है। साथ ही रणबीर, दूर दराज से जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस मंदिर में पहुंचे, उसके लिए भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। ये निर्माणाधीन अभी मंदिर है और तो कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि इस नागलोक मंदिर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर सजाने और संवारने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है रणबीर? बिल्कुल जासमीन, जिन लोगों ने यहाँ विजिट किया है या जो लोग दर्शन करके आए हैं, कुछ परिचित हमारे भी हैं, उनका तो ये कहना है कि अगर इस नागलोक मंदिर में आप जाएंगे तो आपको एक अलग अनुभूति जो है देखने को मिलेगी। जिस भव्यता से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी तरह का जो है भव्य मंदिर ये है। कुछ तो ये कहते हैं कि उससे भी ज्यादा भव्यता जो है इस मंदिर की है। बेहद शानदार ये मंदिर बना है और इसका जो विस्तार है अभी किया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि इस मंदिर में जो नागों के 8 कुल हैं और उनसे संबंधित जो 26 जातियां हैं, उन प्रजातियों के सर्पों की जो है सभी यहाँ पर जो है मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और ये माना जाता है कि नागकुल की महारानी शेषनाग माता मानी जाती है, वो जो है वो भी विशेष तौर पर यहाँ पर लगाई गई है। और ये जानकारी भी निकल कर आई है कि करीब यहाँ पर जितने सर्पों की मूर्तियां लगी हैं, जिन्हें यहाँ हिमाचल में नाग को देवता भी माना जाता है, तो वो काफी भव्य मूर्तियां हैं। यहाँ पर अगस्त महीने में जो है एक महायज्ञ भी हुआ था। ये भी जानकारी जो है छपी हुई है अलग अलग जगहों पर कि नागलोक मंदिर में एक 30 फीट गहरा तहखाना भी बनाया गया है और यहाँ पर विशेष चढ़ावा जो है चढ़ाया जाता है। और ये भी जानकारी है कि जो यहाँ का संचालन करते हैं लोग, जो ट्रस्टी हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जितना खजाना जमा होगा वो जो है जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा। कोई संकट जब आएगा तो उस वक्त इसका इंतजाम किया जाएगा। जैसे कि आपने टूरिज्म का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है नेशनल हाईवे के बिल्कुल नजदीक ये है। सोलन से कंडा घाट से आप यहाँ से जा सकते हैं चायल रोड के पास, और काफी ऊंचाई पर ये स्थित है मंदिर, बिल्कुल भव्य है। तो जाहिर सी बात है कि रिलीजियस टूरिज्म के लिहाज से बिल्कुल रणबीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सजाने संवारने का काम भी किया जा रहा है, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि न्यूज 18 के माध्यम से ये जो दावा किया जा रहा है कि विश्व में सिर्फ एकमात्र नागलोक का ये मंदिर है, इसके दर्शन हम दर्शकों को करवा रहे हैं। ये न्यूज 18 का सौभाग्य है। रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कश्मीर का रुख करेंगे, जहां के कंजर के रेरम में एक घातक सड़क पर गड्ढा बना हुआ है। ये गड्ढा मगाम गुलमर्ग हाईवे पर है। गुलमर्ग हाईवे पर हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और जिस तरीके से सड़क पर यह गड्ढा बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं खतरे को न्योता दे रहा है। कंजर के रेरम में ये घातक गड्ढा है। गुलमर्ग हाईवे पर ये जगह पड़ती है जहां पर ये घातक गड्ढा इस वक्त नेशनल हाईवे पर बना हुआ है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये घातक गड्ढा है और क्योंकि गुलमर्ग एक पर्यटक स्थल है, भारी भीड़ पर्यटकों की यहां पर हर वक्त लगी रहती है। यहां से
टूरिस्ट आना जाना करते हैं। गुलमर्ग यहां से पहुंचने की कोशिश की जाती है टूरिस्टों द्वारा, और यहां पर सड़क पर यह गड्ढा बना हुआ है जो किसी भी वक्त किसी के लिए नासूर साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं इस गड्ढे के नीचे पानी है और नीचे जमीन खोखली हो चुकी है। कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त यहां पर घट सकता है, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा बना हुआ है। कंजर के रेरम में ये घातक गड्ढा है। आप देख सकते हैं गाड़ियां भी बगल से गुजर रही हैं, और खुदा ना खास्ता कोई इस पर ध्यान अगर ना दे तो बड़े हादसे का यहां पर शिकार हो सकता है। गड्ढे के नीचे पानी बह रहा है और गुलमर्ग हाईवे पर यह गड्ढा बना हुआ है। पर्यटक हमेशा यहां से गुजरते हैं। पर्यटकों की भीड़ गुलमर्ग में हमेशा देखी जाती है। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सयाहती मकाम गुलमर्ग हाईवे जो है, यानी मागाम से लेकर गुलमर्ग जो जाने वाली हाईवे है, यानी रेरम खोशीपुरा के नज़दीक में खड़ा हूं, और आप देख सकते हैं ये महकमे की लापरवाही है। और यहाँ इसी हाईवे पे एक बड़ा होल बन चुका है, और इस हाईवे से हज़ारों लाखों की तादाद में जो सयाह है और दिन में हज़ारों की तादाद में जो टूरिस्ट्स है वो इसी हाईवे से गुलमर्ग जाते हैं और वापसी में श्रीनगर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा होल, कितना बड़ा गहरा गड्ढा यहाँ पे बन चुका है, और कभी भी और किसी भी वक्त यहाँ पे जानलेवा हादसा हो सकता है। और अब तक अगर हम देखेंगे इसी रोड पे G20 को लेकर काफ़ी पैसा लगाया गया है, मैग्डमाइजेशन हुई है, मगर अब यहाँ पे यह होल हुआ है, और चाहे R&B हो, चाहे PMGSY हो, या मुख्तलिफ इंतज़ामिया के लोग हैं, और इस होल की तरफ कोई निगाह नहीं पड़ी है, और कभी भी यह जानलेवा साबित हो सकता है। और ज़रूरत है इस होल को बंद करने की, क्योंकि यहाँ से स्कूली तालिब इल्म जो है वो स्कूल जाते हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। दिन में लाखों हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ निकलती हैं, और काफ़ी भी जानलेवा साबित हो सकता है। और हमारे साथ यहाँ पे मुकामी है, और ये बताएंगे कि कितनी मुश्किलात आपको आ रहे हैं। कितने दिनों से यह होल बना हुआ है, क्या कहेंगे सर? रोड कितना बड़ा है, पर ये होल बंद नहीं कर सकते है हुकूमत। यहाँ पर देखिए, इस साइड दिखाए ज़रा सर, इसको यहाँ से बंद किया गया है साइड से ब्रिज को, पर इस होल को ऐसे नज़रअंदाज किया गया है सर। हम क्या डिमांड है आपकी? मैं हुकूमत से ये डिमांड करता हूँ कि इसको होल को जल्द से जल्द बंद किया जाए। या बाशिंदगानी खोशीपुरा है, उन्होंने इनके नोटिस में भी लाया। इस वक्त भी आपने देखा कि बड़े बाल ये गाड़ी वाला बच गया यहाँ पे। इसने ओवरटेक करने की कोशिश की थी, और आगे इसने ये देखा, अगर ये ब्रेक नहीं लगाता तो इस वक्त भी हादसा हो सकता था। आज तक G20 भी हो गया, उन्होंने रिपेयरिंग भी की, नई चीज़ें इन्होंने की, कितना सारा पैसा आ गया, करोड़ों के मतलब अमाउंट में पैसा, मगर इस होल को ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बार हमने ये भी किया कि इसको सफ़ेद के डंडे हमने खड़ा कर दिए कि दूर से गाड़ी वालों को ये समझ आ जाए कि इधर ये गड्ढा है। आज तक किसी भी ने हमारी बात नहीं सुनी, और ना इस चीज़ को इन्होंने मतलब ठीक किया। एक्चुअली ये सिर्फ वो एक स्पॉट नहीं है, ये हमारे 3 स्पॉट्स थे NTR पे। एक था मागाम में, दूसरा था माजामा में, और तीसरा था ये रिरम वाला जी। इन तीनों का हमने टेकअप किया है। इसकी AAB अकॉर्ड हो चुकी है 60 लाख रुपीस की। अलबत्ता फंड्स अभी तक पूरे रिलीज नहीं हुए हैं ताकि हम टेंडर निकाल पाए। टेंडर पैसे इस वक्त रिलीज हो चुके हैं सिर्फ एक कलवर्ट के लिए, जिसका काम चल रहा है इस वक्त मागाम में जी। तो हो सकता है कि बाय मंडे वी आर रिवाइजिंग, सबमिटिंग द रिवाइज्ड प्रोग्राम एज पर द रिशफल ऑर्डर ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन। तो होपफुली इन द नेक्स्ट वीक इफ वी विल गेट द मनी वी विल टेंडर इट आउट। नाज़रीन, आपने सुना है कि ये जो मुकामी कह रहे हैं कि बहुत अरसे से यहाँ पे ये होल बना हुआ है और काफ़ी डेंजरस है, और ये जानलेवा साबित हो सकता है। कभी भी कोई भी जानलेवा हादसा यहाँ हो सकता है, और इसलिए ज़रूरत है इंतज़ामिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और यहाँ जो रेरम और खोशीपुरा के बीच में जो गुलमर्ग हाईवे है उस पर यह होल बना है, इसको मरम्मत करने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत है, ताकि हादसे की नौबत ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन। और मुनीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुनीर, हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये गड्ढा सड़क के बीचों बीच बना हुआ है, उसके नीचे से पानी बह रहा है, और स्थानीय लोग जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बड़े बड़े इवेंट यहां पर हो गए, भारी भरकम अमाउंट यहां पर मिला, लेकिन इस गड्ढे को नहीं भरा जा सका। ये गड्ढा जिसका तस है जो हादसे को न्योता दे रहा है। मुनीर,
सबसे पहले ये जो हाईवे है, गुलमर्ग जो हाईवे है, इसमें जो देश विदेशी पर्यटक है हजारों की तादाद में दिन में वो गुलमर्ग इसी हाईवे से, इसी गड्ढे के पास से गुजरकर गुलमर्ग पहुंचते हैं। और इस लिहाज से ये जो हाईवे है ये काफी अहमियत का हामिल हाईवे है। और अब चंद महीने पहले जो G20 की समिट हुई है उसके रिगार्डिंग जब ये कहा गया था कि गुलमर्ग में G20 का प्रोग्राम होगा, तो उस वक्त इसी हाईवे पे करोड़ों रुपए खर्च करके इस पे मैग्नेटाइजेशन हुई है, इसके दोनों अतराफ उसको सजाया गया है। मगर ये जो होल है ये तब से वही के वही है और अब इसके नीचे से इतना गहरा हो चुका है, पानी बह रहा है इसके नीचे से, और कभी ये जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि अब मुकामी लोग भी, तालिब इल्म है, वो इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। और आसपास के लोगों ने भी इल्जाम लगाया है कि आज तक हमने मुतल्लिका जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उन डिपार्टमेंट्स को हमने मुतल्ला किया है, उनको बाखबर किया है कि इसकी मरम्मत की जाए, मगर नहीं हो पाया आज तक। और इस सिलसिले में जब मैंने जो R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे मैंने फोन पे ही बात की है, जो हमारे नाज़रीन ने सुना भी है, तो उन्होंने कहा कि 3 जगह पे इसी हाईवे पे ऐसे ही मामलात हैं और जिनमें मागाम में एक जगह वहां पे काम चल रहा है और मागामा में काम चल रहा है, और इसमें ये तीसरा जो गड्ढा है उन्होंने कहा कि इसमें बाकायदा तौर पे हमने टेंडर निकाली है और जो ही वो अप्रूव होगी और पैसा आएगा तो उस पे भी काम शुरू होगा। मगर सवाल यहाँ पे ये है कि तब तक इसके लिए कोई मुतबादिल इसकी मरम्मत, आर्जी मरम्मत होनी चाहिए ताकि कोई हादसा ना आ सके, मगर डिपार्टमेंट में ने वो नहीं किया है क्योंकि कल भी हमने देखा है एक हादसा हुआ था वहां पे और बाल बाल बचे थे वहां पे लोग। तो डिपार्टमेंट को चाहे कि इसकी आर्जी तौर पे तब तक जब तक मुस्तकिल उसका हल हो सके तब तक उसकी आर्जी तौर पे इसकी मरम्मत की जानी चाहिए ताकि कोई हादसा पेश ना आ सके। जी बिल्कुल मुनीर, और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर अब संज्ञान लेने की जरूरत है क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी बहुत जल्द अपने चरम पर पहुंचेगा। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा यहां पर पेश आए उससे पहले इसकी मरम्मत होना जरूरी है। मुनीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किन्नौर के छितकुल गांव के पास ITBP के प्रथम चौकी पर पहुंचे। उन्होंने ITBP के जवानों की हौसला अफजाई की और भारत तिब्बत चीन सीमाओं से जुड़ी जानकारी ली। राज्यपाल ने ITBP पोस्ट पर जवानों के साथ मिलकर भारत माता की जय घोष भी की। उन्होंने कहा कि सांगला घाटी के वाइब्रेंट विलेज बटसेरी गांव में जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की मांग ग्रामीणों ने उठाई है उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
असुविधा है उसको सुविधा में बदलने का काम शुरू कर दिया है। इस समय हम ITBP के इस कैंप पर हैं। हम यहाँ आए हैं कि अपने उन जवानों को भी बूस्टअप करने के लिए जो यहाँ रह कर करके हमारी रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से तालमेल भी बिठा रहे हैं। तो इनकी भी समस्या देखने आया था कि इनकी समस्या क्या है। जिस हमारे साथ जिले के जो है डिप्टी कमिश्नर और आकर के उनकी समस्याओं को जान करके, जैसे यहाँ बाढ़ बंदा है, बाढ़ के अंदर कट गया था, ग्रामीणों का यह मार्ग है वो भी कटने की स्थिति थी। तो इस सब की जानकारी कर करके उस सब को मिला करके उसको ठीक कराने का काम करेंगे। सोलन के कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत रेहड़ के गांव संवा में 2 भाइयों की ढांक से गिरकर मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी सोलन पहुंचे और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मीडिया से बातचीत की। घटना बेहद दर्दनाक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा कहा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हर संभव सहायता मृतकों के परिवार की करने के लिए सरकार कार्य करेगी और आने वाले दिनों में यदि उनके परिवार से किसी भी सदस्य को नौकरी की जरूरत होती है तो उसे नौकरी देने का प्रावधान भी सरकार करेगी। सवा गांव की दुर्घटना हुई है। एक गाय को सड़क अंतिम दफनाने के लिए बंधाने के लिए जा रहे थे, परंतु किसी ऊंचाई पर जाकर ये दुर्घटना हुई, जिसमें एक भाई जो किसी प्रकार से कोशिश कर रहा था कि भाई बचाए, उसको दूसरा उसके बचाने के लिए आओ, दोनों नीचे उसके साथ ही चले गए। और ये इस दुर्घटना में जो 2 भाइयों की मृत्यु एक ही परिवार की हुई है, सरकार उनके परिजनों को जिस प्रकार से भी उनकी पत्नी उनको भी राहत देगी। और आज एक इमीडिएट राहत के रूप में सिर्फ 50,000 रुपये का एक छोटा सा अंशदान इनको दिया है। इसके बाद इनकी और सहायता की जाएगी और इनके जो परिजन हैं, जैसे पत्नी हैं, उनको नौकरी में लगाने। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऊना के बहडाला गांव का एक युवक कुवैत से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया है। हालांकि इस युवक को 23 सितंबर को घर वापसी करनी थी, लेकिन अभी तक ना तो ये युवक खुद वापस घर पहुंचा है और ना ही इसकी कोई खबर परिजनों तक पहुंची है। वहीं राजकुमार के पिता ओंकार सिंह ने बताया कि परिवार का पालन पोषण करने की जद्दोजहद के चलते उनका बेटा कुवैत गया था, लेकिन अब उनका बेटा अपने घर नहीं पहुंचा है और ना ही उससे कोई संपर्क हो पा रहा है। बेटे को कुवैत भेजने वाले एजेंट के माध्यम से भी वो संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय दूतावास में भी ईमेल के माध्यम से संपर्क साधा गया है, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बेटे के लापता होने से चिंतित दिख रहे पिता ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। सर, मेरे हस्बैंड वहाँ पे फूड डिलीवरी के लिए गए थे। उनका वहाँ पे वीज़ा लगा हुआ था, 2 साल का वीज़ा था। पर जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो वहाँ पे हमें क्लियर नहीं मिला कि जैसे हमारे साथ बात हुई थी वैसे नहीं, सैलरी भी प्रॉपर नहीं मिली थी। हमने एजेंट को भी इसके बारे में बताया, पर एजेंट ने हमें 9 महीनों में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे फर्स्ट सैलरी आई, हमने उसको बताया कि ऐसे हुआ है। फिर मैंने एजेंट को ये भी बताया कि अभी वो वापसी कर रही हैं, था उनकी 23 तारीख को वापसी है। पर वापसी के दिन हम वेट करते रहे कि वो वापस आएंगे। 24 भी हो गई, पर वो वापस नहीं आए। फिर हमने एजेंट को कॉल किया, सारा दिन सर उसके पास बैठ रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ पे उनको ढूंढे। सर हमने अनुराग जी से कहा था, उनको मेल भेज रखी है। बग्गा जी को, बलवीर बग्गा जी है, उन्हें भी कह रखा था, पर अभी भी हमारे पास कोई मदद नहीं आई है। सर हम यही चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड जैसे गए थे वैसे ही घर वापस आए। मामला यही है जी, 13 जनवरी को वो गए, 14 को पहुँच गए थे। उसके बाद जो एग्रीमेंट एजेंट ने हमारे साथ किया है, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा। वो 3 महीने वैसे खाली बैठा रहा हो बेटा। उसके बाद काम पे लगाया तो उसकी आईडी नहीं बनाई उन्होंने, कुछ भी, कोई इंश्योरेंस नहीं है। बैग का काम था, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारे को तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद उसने फ़्लाइट अपना 24 की फ़्लाइट बुक कराई है, यहाँ पर पहुँचा नहीं है वो।
राजकीय प्राथमिक पाठशाला बसाल में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। आपको ये बता दें कि जोन स्तर पर जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया था उनके लिए विशेष प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया। उन्हें खेल में जीतने के लिए आवश्यक टिप्स भी दिए गए। ये प्रशिक्षण 2 दिनों तक चला, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाठशाला जैसे आपको बताइए बसाल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कोचिंग कैंप लगाया गया। ये कोचिंग कैंप हमारा 24, 25, 24 से शुरू हो गया था और आज इसका आखिरी दिन है कोचिंग का। और इसके बाद जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होने वाले बच्चे पहले हो चुके थे, 70-80 बच्चे लगभग आए हैं यहाँ पे, जिसमें सारे करवाए जाएंगे एथलीट्स और बैडमिंटन, खो-खो, कबड्डी, लॉन्ग जंप, हाई जंप। और अब हम लोग कल खंड प्रतियोगिता के लिए कोठो जा रहे हैं। और जैसे आपको पता ही है, खेलकूद प्रतियोगिता भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, उससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। बच्चे बहुत ही खुश हैं और बस यही मैं कहना चाहूंगी कि आगे भी हम कुछ ना कुछ फील्ड लेकर ही आए, क्योंकि बहुत अच्छी बच्चों ने प्रैक्टिस की है। सब अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, जिन्होंने भेजा और अपने बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया और हमारे साथ आगे भेजने के लिए भी वो तैयार हो गए। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेम कौशल ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने आपदा के दौर में जमकर राजनीति की है। लोगों को मदद की दरकार थी, लेकिन उस दौरान भाजपा की पॉलिसी रही है जिससे नायक बनने के प्रयास में खलनायक बनकर भाजपा सामने आई है। पहली बार हो रहा है कि विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने की बजाय केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वो एक राजनीतिक ड्रामे के तहत नियुक्ति पत्र जो है वो बांट रहे हैं। और वो भी पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कल शिमला बुलाया गया, जिनकी नियुक्तियां हुई थी, जो सिलेक्शन हुई थी। तो ये कौन सा कैसा ड्रामा है कि नियुक्ति पत्र तो विभागों की तरफ से घर को आते हैं जो सिलेक्ट होते हैं उन लोगों को, तो आप एक जगह भेड़ों की तरह जो है लोगों को इकट्ठा करके उनको नियुक्ति पत्र बांट के क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने उनके ऊपर एहसान किया है। तो ये सरकार और अनुराग ठाकुर की सोच में समझता हूँ प्रदेश हित में नहीं है, वो इस चीज का हिसाब दें। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और मेले के राजनीतिकरण करने पर जिला प्रशासन की कड़ी निंदा भी की। सांसद ने कहा कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते यहां भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला परिषद समेत क्षेत्र से चुने भाजपा विधायक को भी मेले के लिए निमंत्रित नहीं किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य स्तरीय मेले में पहली बार देखने को मिला है। छह स्कीमें 2,85,000। अरे चमन ये एक या तो कोविड वाला होना कोई देखना वरना जो हमसे। प्रदेशवासियों को, पछाड़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत प्राचीन समय से ये मेला बावन द्वादशी मेला के नाम से पछाड़ में आयोजित होता है। मैं समझता हूं मेले को और भव्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से इसका राजनीति करने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेला सभी का, किसी एक दल का, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र की जो प्राचीन संस्कृति या जो पिछले समय से लंबा इसका इतिहास रहा है, ये सभी लोगों का मेला है। आयोजित होता रहा, लेकिन कभी ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिली जब विपक्ष के लोगों को मेले का आमंत्रण ही ना मिले। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब ना लोकल विधायक को, ना दूसरे जितने भी बीडीसी के चेयरमैन हैं, लोकल प्रधान, उप प्रधान हैं, या क्षेत्र के जो दूसरे चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको आमंत्रण दिया गया। मैं स्वयं इसी क्षेत्र से हूं, यहीं से 2 बार विधायक बना और मेरी तो स्कूलिंग भी सराहां में हुई है। नूरपुर में भाजपा मंडल ने बंद पड़े इंडोर स्टेडियम को लेकर एसडीएम गुरसिमर सिंह के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। यहां ज्ञापन मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पठानिया की अगुवाई में सरकार को भेजा गया।
आपको बता दें कि नूरपुर के चौगान में करोड़ों की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, जिससे पिछली सरकार के समय उद्घाटन भी हुआ और जहां प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता भी करवाई गई थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही इस स्टेडियम की सूरत भी बदल गई। नालागढ़ में बेला मंदिर में लगने वाली केमिकल कंपनी के विरोध में ग्रामीणों ने कंपनी के गेट पर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर फैक्ट्री यहां गांव में लगती है तो 10 किलोमीटर तक के दर्जनों गांव इससे प्रभावित होंगे और दर्जनों गांव के लोग कैंसर और घातक बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। उसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ। पहली बात तो सर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ पे कोई केमिकल और चीजें नहीं बन रही हैं जिनकी वजह से लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। ये टोटली जो है मतलब कि बायोफ्यूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, बायोफ्यूल जो मोदी की एक पॉलिसी है कि बाहर से डिपेंडेंसी कम किया जाए, जो बाहर से कच्चा तेल डॉलर से हम मंगाते हैं वहां पे करके। जो इंडिया में हम बायोफ्यूल की बात कर रहे थे, काफी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे अपना जो साधन है, साधन में मतलब ये है कि जो आजकल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो हम इसमें ग्रेन बेस्ड जो है आजकल हम बायोफ्यूल का लेके आ रहे हैं। सर इसमें जो रॉ मटेरियल है आपका राइस है, दूसरा है मक्का है, दो चीजें मतलब कि इसमें जो है इसका रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ साथ में इसके मतलब कि ओनली ये बायोफ्यूल ही नहीं निकलता है, इसके साथ में आपका जो है DDGS निकलता है इसमें, जो डिस्टिल्ड ड्राइड जो है आपका प्रोडक्ट निकलता है, जो उसको हम कैटल फीड में यूज करते हैं। दूसरा उसके अंदर प्रोटीन होता है, 45% होता है। और इस बीच लद्दाख से आपको एक बड़ी खबर देते हैं, जहां हेनले गांव में रात में भी अब विदेशी पर्यटक रुक सकेंगे। इसके अलावा मार्च सेमिक और स्को घाटी को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हेनले गांव बेहद खास एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन है। खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेनले को पहले ही डार्क स्काई सेंचुरी घोषित किया जा चुका है, जहां विदेशी पर्यटक रात में भी रुक सकेंगे। और बड़ी खबर आपको लद्दाख से दे रहे हैं, जहां के हेनले गांव में अब रात में भी पर्यटकों को रुकने का प्रावधान होगा। एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर इसे और ज्यादा संवारा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मार्ट सेमिक और स्को घाटी को भी पर्यटकों के लिए अब खोल दिया गया है। हेनले गांव बेहद खास एस्ट्रो टूरिज्म यानी कि जो लोग एस्ट्रोनॉमी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं, ऐसे टूरिस्ट को एस्ट्रो टूरिज्म के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर स्को घाटी और हेनले विलेज को अब डेवलप किया जा रहा है। खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेनले विलेज को पहले ही डार्क स्काई सेंचुरी घोषित किया जा चुका है, जहां विदेशी पर्यटक रात में भी रुक सकेंगे और आसमान का दीदार कर सकेंगे, एस्ट्रोनॉमी में आगे रिसर्च कर सकेंगे। इस तरीके के जो विदेशी टूरिस्ट हैं जो लद्दाख घाटी में खासतौर पर खगोल पर्यटन के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है, जहां डार्क स्काई सेंचुरी घोषित किया जा चुका है हेनले विलेज। इसे अब रात में भी सुरक्षित बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं, जहां विदेशी टूरिस्ट यहां पर रात में भी रुक सकेंगे। चलिए आगे बढ़ती हूं। और नाहन में अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में डीसी सुमित खिमटा के जरिए पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में विद्युत कर्मचारी की समस्याओं और मांगों को रखते हुए जल्द समाधान की गुहार लगाई गई है। पहला विषय बिंदु ओपीएस का है, क्योंकि ये जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी विद्युत क्षेत्र में लगे हैं उनके लिए केंद्रीय सरकार ने एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का रखा है, जबकि हमें चाह रहे हैं कि उस न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर ओपीएस बहाली की जाए। दूसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन का होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले में वो फैसला अभी तक कहीं भी किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया कि जब समान काम करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन ही उस पोस्ट के अनुसार मिलना चाहिए। तीसरा, कि इस विद्युत क्षेत्र को सुधार करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ज्वाइंट वेंचर बने, ताकि इस विद्युत क्षेत्र को और तरीके से डेवलप किया जा सके।
चौथा विषय बिंदु जो इस क्षेत्र के अंतर्गत ठेका प्रथा के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और अन्य जो आउटसोर्स के माध्यम से लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इन सारे बिंदुओं को, इन अपॉइंटमेंटों को रोका जाए। खबर ऊना से है, जहां प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जिलों के स्टोन क्रशर पूरी तरह से बंद करने के आदेश के करीब 1.5 महीने बाद क्रशर उद्योग संघ सामने आया है और सुक्खू सरकार से इस मामले में रिव्यू करने की मांग उठाई गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डिम्पल ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद काफी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। 1.5 महीने से स्टोन क्रशर यूनिट बंद है। मंडी, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट, जिससे हिमाचल की 70% के करीब पॉपुलेशन पे असर पड़ रहा है। आम पब्लिक को घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डंगे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि हिमाचल ही हिंदुस्तान में एक ऐसी स्टेट है जिसमें लीजें हैं, अप्रूव्ड लीज हैं और अप्रूव्ड स्टोन क्रशर है, नहीं तो बाकी स्टेटों में ऐसे नहीं होता है। हिमाचल ही ऐसा पहला राज्य था जो 2012 में जिसने EIA स्टार्ट की थी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट प्लान जो है वो स्टार्ट किया था, पहला राज्य है हिमाचल। अभी भी 90% इंडिया में वो चीज़ें नहीं है। इलीगल माइनिंग पे ज़्यादा बढ़ावा है बाकी स्टेटों में। हिमाचल में 8 डिपार्टमेंटों की ज्वाइंट इंस्पेक्शन के बाद एक स्टोन क्रशर यूनिट लगता है। वो सभी विभागों के उच्च अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी, मतलब SDM लेवल के अधिकारी उस कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि जो हमारी ये क्रशर हैं इनको जल्दी से जल्दी चलाया जाए। और चलिए इसी बीच बात करते हैं एक बेहद अहम खबर की, जहां शहीद भगत सिंह की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और शहीद भगत सिंह को नमन, ऐसा प्रधानमंत्री ने लिखा है। उनका बलिदान प्रेरित करने वाला है, ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। शहीद भगत सिंह साहस के प्रतीक हैं और ऐसा कहते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि शहीद भगत सिंह को नमन, उनका बलिदान प्रेरित करने वाला है। शहीद भगत सिंह साहस के प्रतीक थे। और नियमित जांच के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर अभियान शुरू किया गया है। जन जागरूकता बढ़ाने की ये पहल फेडरल बैंक, न्यूज 18 नेटवर्क और टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर कैंपेन के लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संजीवनी कोई इवेंट नहीं है, ये राष्ट्रीय एजेंडा का हिस्सा है। अधिक लोगों और संगठनों को इसमें शामिल होना चाहिए। कि ये केवल इवेंट नहीं है, ये इट इज वन पार्ट ऑफ नेशनल एजेंडा, ये देश के एजेंडा का एक पार्ट है। मैंने मेरी बात में बताया कि हमें देश के प्रति सभी का, हर नागरिक का कर्तव्य है। यहाँ कोई अच्छा सुझाव दे देंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने कर्तव्य का पालन किया है। यहां कोई हमारी कमियां को दिखा के उजागर करके हमारे सामने लाएंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। देश हम सबका है। स्वास्थ्य ये शायद व्यवस्था की दृष्टि से सरकार की जिम्मेवारी होगी, लेकिन उसमें सहयोगी होना हम सबकी जिम्मेवारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। अरे रमेश, आज PHE विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला NGO प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद NHAI ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। आज सोलन जा सकती हैं सोनिया। कश्मीर में आतंकियों की सुरक्षा बलों ने तोड़ दिया कमर। आतंकियों में 71 पाकिस्तानी और 40 स्थानीय आतंकी शामिल। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया सर्कुलर। सोशल मीडिया को लेकर निर्देश जारी। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। रामबन के चंद्रकूट में काशकर में पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त। 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 जख्मी। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत 15 पंचायतों को पुरस्कार से किया गया सम्मानित। अपनी पंचायतों को साफ सुथरा रखने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उठाए बड़े कदम। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव को लेकर ड्रामा कर रही बीजेपी। बीजेपी की सीनियर नेता प्रिया सेठी ने महबूबा पर किया जबानी हमला। कहा, अनावश्यक बयान दे रही हैं महबूबा। कहा, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं। युवा लेखक परवेज यूसुफ ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाए जाने वाले पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों पर लिखी एक पुस्तक। किताब में पक्षियों के चित्र के साथ साथ उनके क्षेत्रीय नाम भी और विवरण भी शामिल है। जम्मू पुलिस और ई रिक्शा यूनियन के बीच झड़प। जम्मू पुलिस पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। ई रिक्शा यूनियन ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू में सुरक्षा बलों ने चलाया कई शहरों में सर्च ऑपरेशन। गणपति विसर्जन और ईद मिलाद उन नबी के मद्देनजर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत नसीर फाइक ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को किया उजागर। फाइक ने अफगानिस्तान में आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थनों का लगाया आरोप। दक्षिण कश्मीर के त्राल उप जिले में भालुओं की बढ़ती संख्या से लोग परेशान। पिछले 10 दिनों में भालुओं के हमले से 4 लोग हुए जख्मी। श्रीनगर के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है इलाज।
ईद मिलादुन नबी के मौके पर डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद पहुंचे दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन दरगाह औलिया की दरगाह पर मांगी देश के लिए अमन और शांति की दुआ। एनसी की ओर से पुलवामा में 1 दिवसीय कार्य समिति की बैठक। पुलवामा के जिला अध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन मीर हुए शामिल, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नेका से डरती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव टाले जा रहे हैं। आज नागलोक मंदिर में दर्शन के लिए सोलन जा सकती हैं सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा। सोलन के साधुपुल में है दुनिया का इकलौता नागलोक मंदिर। कल प्रियंका गांधी ने शिमला के शिव बावड़ी हादसे के शिकार लोगों के परिजनों से की थी मुलाकात। भूस्खलन की चपेट में आकर एक ही परिवार से 7 लोगों की हुई थी मृत्यु। हिमाचल को मदद के लिए असम सरकार ने दिए 10 करोड़ रुपए। असम के वन मंत्री ने सीएम सुखू को सौंपा चेक। 1 अक्टूबर से अमृतसर से कुल्लू और शिमला के लिए शुरू होंगी हवाई सेवा। शुरुआत में हफ्ते में 3 दिन की उड़ान। कुवैत से लापता हुआ ऊना के बहडाला गांव का एक युवक, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले आपदा पर राजनीति कर रही बीजेपी, नायक बनने के चक्कर में खलनायक बन गई है बीजेपी। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का सिरमौर प्रशासन पर लगाया राजनीति करने का आरोप, बोले द्वादशी मेले के लिए बीजेपी के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण नहीं दिया। नालागढ़ में 13 साल बाद होगा यूथ फेस्टिवल। 50 कॉलेज के 600 से ज्यादा विद्यार्थी लेंगे हिस्सा। आईटीबीपी के प्रथम चौकी पर पहुंचकर जवानों से रूबरू हुए राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत अंतिम दिन हिंदुस्तान के प्रथम गांव चितकुल का किया दौरा। 5 नवंबर को प्रदेश भर में स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाएगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कोरोना काल से पहले भी ये प्रतियोगिता पूरे प्रदेश भर में कराई जाती थी। सोलन की ग्राम पंचायत रेहड़ के गांव संवा में 2 भाइयों की ढांक से गिरकर मौत का मामला आया सामने। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने हर मदद का दिया आश्वासन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का पलटवार। भाजपा नेताओं ने की बड़ी बातें, कहा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। शिक्षा विभाग में लटकी भर्तियों पर बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, हमीरपुर बोर्ड में हुई धांधली सबसे बड़ी वजह। ऊना में क्रशर उद्योग संघ का ऐलान, यदि नहीं हटा प्रतिबंध तो पूरे प्रदेश में होंगे प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर बोले सरकार के फैसले से हजारों लोग बेरोजगार। नान में स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित, सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की हुई जांच। सोलन से निकाली गई गणपति शोभा यात्रा, श्री राम मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने निकाली यात्रा। मनाली में धूमधाम के साथ मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। माल रोड पर पर्यटन विभाग के द्वारा विभिन्न गतिविधियां की गई आयोजित। लड़कियां किसी से नहीं है कम, सोलन में अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता में गर्ल्स स्कूल सोलन की लड़कियों ने मारी बाजी। बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अश्विनी नवरात्र मेले की तैयारियां जोरों पर। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023 तक चलेगा मेला। नालागढ़ के बेला मंदिर में लगने वाली केमिकल कंपनी के विरोध में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर कंपनी के गेट पर किया प्रदर्शन। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर जताई नाराजगी। 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। 9वीं से 12वीं तक के विजेता बच्चों को बांटे जाएंगे नगद पुरस्कार। चाय प्रेमियों के लिए खुशखबरी, सोलन शहर में खुला चाय और सुट्टा बाजार। शहर में ही ले सकेंगे कुल्हड़ चाय का मजा। बंद पड़े अटल इंडोर स्टेडियम को लेकर नूरपुर भाजपा ने एसडीएम के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पठानिया की अगुवाई में बंद पड़े अटल इंडोर स्टेडियम को लेकर दिया ज्ञापन। पीडब्ल्यूडी सोलन डिवीजन की 11 सड़कों को सरकार ने स्वीकृत की 136 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि। पीएमजीएसवाई और नाबार्ड के तहत होगा सड़कों का निर्माण। मिड डे मील वर्करों को नहीं मिल रहा वेतन। 5 महीने से शिक्षा विभाग के पास नहीं है बच्चों के दोपहर के भोजन का बजट। अक्टूबर में पीएम मोदी के एमपी में ताबड़तोड़ दौरे। गांधी जयंती पर ग्वालियर में कर सकते हैं सभा। 5 अक्टूबर को आ सकते हैं जबलपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 1 अक्टूबर को आएंगे भोपाल। चुनाव को लेकर होगी बड़ी बैठक। आला नेताओं को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश। यूपी के बीजेपी नेताओं की एमपी में तैनाती। 12 मंत्रियों के अलावा सांसद और विधायक बनाएंगे चुनाव की रणनीति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल की जिम्मेदारी। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा हरदा में बनाएंगे रणनीति। बूथ लेवल पर करेंगे मीटिंग। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत के मंत्र। उमरिया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हिंसक प्रदर्शन मामले में एक्शन। 40 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।